नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। और पिछले वीडियोज़ में भी मैंने बहुत सारे उत्तराखंड के साहित्यकारों के बारे में पढ़ाया था। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तराखंड साहित्य नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर डायरेक्ट जा कर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे लीलाधर जगोड़ी हो गया, मनोहर श्याम जोशी हो गया और भी बहुत सारे मंगलेश डबराल हो गया, जितने भी हमारे उत्तराखंड के फेमस और जो आपके सिलेबस में रखे गए साहित्यकार हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया है। तो आप लोग ज़रूर उनको पढ़िए। मैंने अपनी तैयारी के दौरान क्या नोट्स बनाए थे, किस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रही हूँ और आप लोग जा कर के पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस भी मैंने इस पर कवर कराया है, जो कि 9 to 12 है। और अगर आप पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी भी पढ़िएगा ज़रूर। और साथ ही साथ व्याकरण हिंदी के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक व्याकरण के भी मैंने क्लियर करवाए हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे व्याकरण आपकी समूह गौ के लिए हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हिंदी व्याकरण सबके लिए सेम एक जैसी ही रहती है। तो आप व्याकरण के भी जो टॉपिक आपके सिलेबस में रखे गए हैं वो भी मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आज हम चंद्र कुंवर बरतवाल जी को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही फेमस ये उत्तराखंड के अंतर्गत रहे हैं। इनका जो जीवन काल है बहुत छोटा रहा है, लेकिन इन्होंने जो साहित्य संसार लिखा है वो बहुत विशाल हम उसे कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और दोस्तों, यदि थोड़ा सा भी 1% भी अगर आपको इस वीडियो को देखने से मदद मिलती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेरा मोटिव आपकी हेल्प करना है, तो आप लोग इसी नाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनका जो जन्म था वो 20 अगस्त 1919 को चमोली ज़िला के मालकोटी गांव में हुआ था। ठीक है। हालांकि उस समय रुद्रप्रयाग में नहीं, वर्तमान समय में रुद्रप्रयाग में ये पड़ता है, लेकिन उस समय जो संयुक्त जिला था तो चमोली ज़िला हम कह सकते हैं। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था। चलिए, इसके बाद देखिए 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी और मात्र 28 साल ये जिए थे। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। इनके जो पिताजी थे उनका नाम स्वर्गीय भूपाल सिंह और माता का नाम श्रीमती जानकी देवी था। और जो इन्होंने साहित्य संसार अपना लिखा था वो बहुत ही कम समय में बहुत फेमस ये रहे थे और बहुत विशाल इनका साहित्य संसार था। बहुत इनकी कल्पनाओं का संसार जो था वो बहुत अद्भुत था। तो इनको जो है सरस्वती का वरद पुत्र, प्रकृति के चितेरे कवि और हिमवंत के कवि आदि नामों से ये उत्तराखंड में जाने जाते थे। तो अब आगे देखिए आप, 1931 में इनकी कविताएं कर्मभूमि साप्ताहिक में प्रकाशित होने लगी थी। उस समय की बहुत फेमस पत्रिका थी कर्मभूमि। तो उस सप्ताह में वो प्रकाशित होती थी, तो उसमें इनकी जो रचनाएं थी वो प्रकाशित होने लगी थी। इनका निबंध संग्रह नागिनी इनके सहपाठी श्री शंभू प्रसाद बहुगुणा द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी कि इन्होंने एक निबंधों का संग्रह था, इसका नाम था नागिनी, ध्यान रखिएगा, निबंध संग्रह है। ठीक है। और इसको प्रकाशित किसने किया था? तो इनके सहपाठी मित्र थे शंभू प्रसाद बहुगुणा, उन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। ठीक है। मतलब इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी बहुत सारे जो मैक्सिमम जो रचनाएं थी वो इनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 1947 में हिमवंत का एक कवि नाम से इनकी काव्य प्रतिभा पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई। यानी कि इनकी हिमवंत का एक कवि के नाम से इनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई थी। ठीक है। इनका गीत काफल पाको बहुत फेमस है। इसको आप मतलब अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पूछे जाने की संभावना है। इनका एक गीत है काफल पाको। ठीक है। जो कि हमारा उत्तराखंड का फल माना जाता है।
तो काफल उसी पर इनका एक गीत लिखा गया था। ठीक है, हिंदी के श्रेष्ठ गीतों की श्रेणी में आता है। इस गीत को प्रेमी अभिनंदन ग्रंथ में स्थान प्राप्त है। उस समय का एक ग्रंथ हुआ करता था जो प्रेम से संबंधित जो ग्रंथ लिखे जाते थे, जो गीत लिखे जाते थे, वो प्रेमी अभिनंदन ग्रंथ में शामिल किए जाते थे। तो उस ग्रंथ में इनकी इस रचना को, काफलपाको को स्थान प्राप्त है। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद बहुगुणा जी के संपादकत्व में नंदिनी गीत कविता प्रकाशित हुई। कौन है ये बहुगुणा? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? शंभू प्रसाद बहुगुणा, जो कि इनके परम मित्र थे, सहपाठी भी थे। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो रचनाएं हैं उनको प्रकाशित करवाया था इनकी मृत्यु के उपरांत। ठीक है, तो प्रेमी जो ये माफ़ कीजिएगा, इनकी जो मृत्यु जब हुई थी, किसकी, चंद्र कुमार बरतवाल की, तो उनकी उसके बाद इन्होंने, बहुगुणा जी ने इनकी रचनाओं को नंदिनी गीत कविता उनकी प्रकाशित करवाए थे। ठीक है, उनके अन्य गीत हैं माधवी, प्रणयिनी, पयस्विनी, जीतू, कंकड़ पत्थर आदि। तो ये आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई सी भी रचना आपसे पूछ ली जा सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ना कि उन्होंने बहुत मतलब साहित्य जो था, मतलब कम समय में, अपने जीवन के कम समय में, मात्र 28 साल की जो उनकी जो जीवन नैया रही है, वो केवल 28 साल तक ही चल पाई है। तो इसमें इन्होंने मतलब बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने जो गीत थे वो लिखे थे उत्तराखंड के अंतर्गत। और देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। इनका जो लेखन कार्य था वो छायावाद के अंतर्गत रहा है, यानी कि जब छायावादी काव्य हमारे हिंदी साहित्य में लिखा जा रहा था, उसी समय ये भी उत्तराखंड के अंतर्गत कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं को लिख रहे थे। तो इनकी रचनाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे छायावाद के 3 आधार स्तंभ हुए हैं, एक तो हैं, उनमें कौन है, निराला जी हैं, ठीक है, एक तो प्रसाद जी हैं, और जो तीसरे हैं वो कौन है, हमारे उत्तराखंड से ही हैं, पंत जी। ठीक है, तो इन तीनों व्यक्तियों का, इन तीनों जो महान लेखक हुए हैं, महान कवि हुए हैं, इन तीनों का अगर संगम हम देखें तो चंद्र कुंवर बरतवाल जी में वो दिखता है। ठीक है, चंद्र कुमार बरतवाल में वो इन तीनों का संगम दिखता है। यानी कि निराला जी के अंदर जो विद्रोही, उनकी जो फेमस विशेषता हम उसे कह सकते हैं, तो इनकी कविताओं में, चंद्र कुमार बरतवाल जी की कविताओं में निराला के जो निराला के कविताओं में दिखता है हमें विद्रोह, वो भावना भी दिखती है। प्रसाद के कविताओं में दिखने वाला जो दार्शनिकता है, वो भी हमें चंद्र कुमार बरतवाल के रचनाओं में मिलती है। और पंत का जो प्रकृति वर्णन है, वो भी हमें चंद्र कुमार बरतवाल में दिखता है। तो इन तीनों का संगम अगर हमें किसी एक में देखना हो, तो वो हमें कहाँ मिलता है, चंद्र कुमार बरतवाल जी में दिखता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे चंद्र कुमार बरतवाल, और इनका एक बहुत ही फेमस जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गीत है, मैं उसे थोड़ा सा 2 लाइनें 2 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी। हो सकता है आपको पूछ ली जाए, तो वो कुछ इस तरह से मुझे याद है, क्योंकि चंद्र कुमार बरतवाल जी को मैंने काफ़ी डीपली पढ़ा है। तो उनके बारे में कुछ 2 पंक्तियाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं, कह सकते हैं कि बहुत मन को छूने वाली, जो राष्ट्रभक्ति से संबंधित उनकी 2 कुछ लाइनें याद हैं, तो मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। बलि दूंगा जननी में, जीवन की बलि दूंगा, तुम्हें मुक्त करने को माँ 100 बार मरूंगा। मेरे शरीर को वह चाहे टुकड़े टुकड़े कर खा डाले, पर मैं अपना सिर जालिम के पैरों पर नहीं झुकाऊंगा। यह जान चली जाए तो है मुझको इसकी परवाह नहीं, मैं या तो विजयी होऊंगा या लड़ता मारा जाऊंगा। तो देश प्रेम की भावना भी इनके अंतर्गत कूट कूट कर भरी हुई थी। तो इस तरह से ये लिखते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे ये लेखक थे। अगर इनका जीवन काल थोड़ा लंबा होता तो शायद आज हम उनके विशाल साहित्य संसार को पढ़ रहे होते। लेकिन जो भी है, जितना भी उन्होंने हमें दिया, हमारे हिंदी साहित्य को दिया, वो हमारे लिए वरदान स्वरूप है। तो उम्मीद है कि हम उनकी जो ये अक्षुण विरासत, उनकी कविताएं हैं, उनके गीत हैं, उन्हें संजोए रखेंगे, उनको याद रखेंगे।
तो ये हैं चंद्र कुंवर बरतवाल जी के कुछ रचनाएं, उनके बारे में थोड़ा छोटा सा मेरा प्रयास। तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले साहित्यकार के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी फीडबैक हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।